अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। मकई पाकिस्तान की गंदम और चावल के बाद तीसरी अहम नकदावर फसल है। पाकिस्तान भर में किसान तकरीबन 25 लाख एकड़ पर मकई काश्त करते हैं, जिससे तकरीबन 15 लाख मिलियन टन अनाज हासिल किया जाता है। इसके अलावा 30 लाख मिलियन टन जानवरों का चारा भी मकई से हासिल होता है। गंदम और मकई दोनों अहम फसलें हैं। गंदम साल में सिर्फ एक बार काश्त की जाती है और इसकी एवरेज पैदावार 25 से 30 मन होती है, जबकि मकई साल में 2 मरतबा काश्त की जाती है और इसकी फी एकड़ पैदावार 100 मन से भी जायद है। यानी मकई से हम डबल ग्रेन ले सकते हैं और उससे भी ज्यादा जानवरों का चारा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में मकई की फसल का शुमार उन चंद फसलों में होता है जो पैदावार के लिहाज से तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ी हैं। हम मकई से तैयार की गई मुख्तलिफ मसनूआत यूरोप समेत दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मगर गुज़श्ता 5 साल से इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। मकई की फसल फाल लश्करी सुंडी से हर साल मुतासर हो रही है और माहिरीन खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इस सुंडी के खिलाफ बर वक्त इकदाम न किए गए तो दीगर फसलों की तरह मकई की फसल भी तबाह हो जाएगी। और हम तारीख में पाकिस्तान की मकई के सुनहरे दौर को पढ़ा और सुना करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि मकई की अच्छी पैदावारी टेक्नोलॉजी क्या है जिससे किसान ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा सुंडियों से और बीमारियों से फसल को कैसे बचाया जा सकता है और आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान में मकई की सबसे ज्यादा पैदावार लेने वाले किसानों से। मगर इससे पहले मकई पर एक खुसूसी रिपोर्ट। मकई दुनिया भर में उगाई जाने वाली फसल है जो इंसानी खुराक के साथ जानवरों और पोल्ट्री की खुराक का भी अहम जरिया है। अमेरिका, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको और अर्जेंटीना समेत दुनिया के बहुत से ममालिक की मुस्तकिल खुराक गंदम की बजाय मकई है। मकई का आटा ग़िज़ाइयत के एतबार से गंदम की निस्बत ज्यादा मुफीद होता है। माहिरीन खुराक के मुताबिक मकई का आटा शुगर, मोटापा, ब्लड प्रेशर और बहुत सी दीगर बीमारियों के कंट्रोल में मददगार साबित होता है। गंदम के मुकाबले में मकई की पैदावार कई गुना ज्यादा है, जबकि ये फसल साल में 2 बार काश्त होती है। पाकिस्तान में सिर्फ 5% रकबे पर मकई काश्त की जा रही है, जो इंतहाई कम है। इसे बढ़ाकर पाकिस्तान में जारी आटे के बहरान से जान छुड़ाई जा सकती है। मकई की अच्छी पैदावार देने वाले इलाकों की बात करें तो उनमें लाहौर, कसूर, दीपालपुर, ओकाड़ा, साहिवाल, बूरा, विहाड़ी, रहीम यार खान, ये वो इजला हैं जहां बहुत अच्छी पैदावार होती है मकई की। आइए मकई के बारे में मजीद हकायक इन्हीं इलाकों में जाके जानते हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में मकई की फसल जवाल का शिकार इसलिए नहीं हुई कि हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर प्राइस कैपिंग नहीं है। मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के तहत हर साल मकई की कीमत का तयन करती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में मकई के काश्तकार को अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता है और हर साल मकई के जेरे काश्त रकबे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हम इस वक्त मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। हमारे साथ डायरेक्टर इसरार महबूब साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मकई से किसान को क्या फ़ायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस वक्त जो है मकई पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सीरियल्स के लिहाज से फसल बन गई है। यानी पहले नंबर पे गंदम है, दूसरे नंबर पे राइस है और तीसरे नंबर पे ये मकई आ गई है। और अगर इसका हम बिलहाज पैदावार फी एकड़ देखें तो ये हमारे पहले नंबर पे चली गई है। फिर इसका चूँकि डे बाई डे इसकी डिमांड बढ़ रही है। सर, मकई में अब एक थ्रेट आ गया है कि मुख्तलिफ किस्म की जो सुंडियाँ हैं, मिसाल के तौर पे लश्करी सुंडी और पतल पेट वगैरह, वो कंट्रोल नहीं हो रही। इससे आपको नहीं लगता कि मुस्तकबिल में एक थ्रेट खड़ा हो गया फसल के लिए? नहीं, इसका जो है ये यानी इस वक्त कोई भी ऐसा थ्रेट नहीं है जो फसल को फेलियर की तरफ ले जाए। ठीक है, मतलब कीड़े और इंसेक्ट पेस्ट तो आते रहते हैं, लेकिन वो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी चीज़ें हैं कि हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज़ फ़िलहाल मैं नहीं देख रहा जिसकी वजह से फसल जो है फेलियर की तरफ जाए।
लास्ट ईयर भी सैकड़ों एकड़, हज़ारों, लाखों एकड़ फसल मतलब कि मुतासर हुई थी, शदीद मुतासर हुई थी। और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद बढ़ रहा है इसका ख़तरा, और जो अटैक है वो भी हर साल सीवियर हो रहा है। जी, चूँकि ये अभी 2-3 साल हुए हैं, फ़ाल आर्मी वर्म जो है ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में आया है। तो जब कोई भी इंसेक्ट पहली दफ़ा आएगा तो आपको थोड़ा सा अरसा तो चाहिए उसके लिए इंसेक्टिसाइड वगैरह को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, तो वो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, मकई के बारे में कहा जाता है कि वाहिद फसल है पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पूरा उतरती है। प्रोडक्शन पर एकड़ यील्ड की बात करें, क्वालिटी की बात करें, या कोई भी पैरामीटर उसमें पूरा उतरती है, तो आपको लगता है कि हम ये स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह, मतलब हमारा आप देखें कि ना सिर्फ एकरेज बढ़ रही है बल्कि इसकी फ़ी एकड़ पैदावार भी बढ़ रही है, और इसके साथ साथ डे बाय डे हम जो क्वालिटी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी काम कर रहे हैं। दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक गंदम की बजाय मकई को मुश्किल खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन से तरक्की याफ्ता ममालिक कितनी सालाना मकई इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में कितनी मकई खाई जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में गंदम की बजाय मकई का आटा पसंद किया जाता है। अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना समेत दुनिया के बहुत से ममालिक की मुस्तकिल खुराक गंदम की बजाय मकई है। मकई का आटा ग़िज़ाइयत के एतबार से भी गंदम से ज़्यादा मुफीद होता है। पाकिस्तान में मकई खाने का रिवाज बहुत कम है। अगर हुकूमत अवाम में शाऊर पैदा करे कि गंदम के साथ मकई के आटे को भी अपनी मुश्किल खुराक में शामिल करें, तो मकई पाकिस्तान से ग़िज़ाई बहरान का खात्मा कर सकती है। मकई का रेट इस वक्त 55 रुपए फ़ी किलो, जबकि गंदम का 100 रुपए फ़ी किलो है। हमारे साथ इस वक्त माहिर खुराक डॉक्टर ज़ारा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मकई का आटा इंसानी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। जी मिस फरमाइएगा। मकई का आटा अगर हम कंपैरिजन करें गंदम के आटे के साथ तो काफ़ी मुफीद होता है। एक तो जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं वो अगर गंदम की बजाय मकई के आटे की तरफ शिफ्ट हों तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं उनके लिए। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, इसमें फ़ाइबर की अच्छी अमाउंट मौजूद है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो कि आपकी हेल्थ को बेनिफिशियल हो सकते हैं आपकी हेल्थ के लिए। अगर कंपैरिजन करें व्हीट फ्लोर का और कॉर्न फ्लोर का तो मेन होता है कि ग्लूटेन इंटॉलरेंट जो लोग होते हैं जिनको सीलिक डिसीज़ होती है तो हम उनको कॉर्न फ्लोर रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि वो ग्लूटेन को टॉलरेट नहीं कर सकते, और एज अ रिज़ल्ट अगर हम उनको ये मकई का आटा रिकमेंड करते हैं तो उनके सिम्टम्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं और वो अपने स्टेपल फूड्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, दुनिया में तो हो रहा है, क्या वजह पाकिस्तान में आज तक गंदम के साथ मकई का आटा ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका? ये बेसिकली हमारे माइंडसेट्स की बात है। पाकिस्तान में मोस्ट लोगों को है कि हमारा स्टेपल फूड वीट ही है, हम वीट की बजाय कोई और फ्लोर यूज़ नहीं कर सकते, जबकि अगर वीट फ्लोर की जगह हम कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बेसिकली बात होती है कि अवेयरनेस की, अगर आपको अवेयरनेस हो इस चीज़ की कि हमारे पास जो दूसरे सीरियल्स हैं उनकी भी कितनी बेनिफिशियल्स हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी अच्छी है, तो हमें हर चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी डाइट में। अगर हम मिक्स कर लें, फिलहाल अगर लोग 100% इस पे नहीं कन्वर्ट होना चाहते हैं, हम 50% मिक्स कर लेते हैं गंदम का आटा। जी बिल्कुल, मल्टीग्रेन आटा अब मोस्टली लोग कर रहे हैं डाइट के लिए। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो लोग मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ वीट और कॉर्न को भी मिक्स करके यूटिलाइज किया जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आपको क्या लगता है इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसको डायबिटीज़ कंट्रोल में, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। आई हेल्थ में इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है। जो लोग कैटरेक्ट के पेशेंट्स होते हैं, जो मोतिया उतर आता है आंखों में, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। विटामिन ए रिच होता है, इसमें बेसिक मिनरल्स जो होते हैं जिंक, विटामिन ए, फॉस्फोरस, ल्यूटीन, जियाजेंथिन, ये सब कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स वगैरह इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिकदार में होते हैं, तो इसका इस्तेमाल काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा बी विटामिन जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं, इसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे माहिर ज़राअत डॉक्टर शोएब के पास, जो हमें बताएंगे कि मकई काश्त करने का बेहतरीन तरीका क्या है। स्टे विद अस। दुनिया भर में मकई की मजमूई पैदावार 50 मन फी एकड़ है। पाकिस्तान में 100 मन फी एकड़ तक हासिल की जा रही है। अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ 150 मन फी एकड़ पैदावार ली जा रही है। आइए आपको मकई पैदा करने वाले मुख्तलिफ ममालिक का तकाबली जायजा दिखाते हैं।
दुनिया में सबसे ज्यादा मकई अमेरिका में पैदा की जाती है, जिसकी मिकदार 348 मिलियन टन है, जबकि पाकिस्तान में इसकी पैदावार सिर्फ 13 लाख मिलियन टन है। दूसरा बड़ा मुल्क चाइना है, जहां 277 मिलियन टन मकई पैदा की जाती है। ब्राजील में मकई की पैदावार 125 मिलियन टन है, जबकि यूरोपीय यूनियन में मकई की पैदावार 54 मिलियन टन के करीब है। मकई पैदा करने वाला पांचवां बड़ा मुल्क अर्जेंटीना है, जहां मकई की पैदावार 47 मिलियन टन है। मकई पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 10वां नंबर है। आज के जदीद साइंसी दौर में ज़राअत भी बहुत जदीद हो चुकी है। जितनी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी पैदावार आएगी। पाकिस्तान में मकई के ऊपर कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, ये जानने के लिए हम इस वक्त इकरा इब्रार साहिबा के साथ मौजूद हैं। इकरा इब्रार साहिबा एक रिसर्च लैब में साइंटिफिक ऑफिसर हैं। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में किस लेवल की रिसर्च हो रही है मकई के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। हम मकई की जो न्यू इकसाम हैं, न्यू वैराइटीज़, उनके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें ओपीवीज़ भी हैं और हाइब्रिड्स भी हैं। और इसमें हम शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ बनाते हैं। उसके अलावा जो है वो हीट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं। अच्छा, अगर 2-3 वैरायटीज़ का नाम लिया जाए जो हिट हुई हो फार्मर्स में, जिनका अच्छा रिजल्ट आया हो। उसमें YH 5427 हमारा हाइब्रिड है और YH 1898 है। और उसके अलावा OPVs की वैराइटीज़ है, जिसमें गोहर्स 19 और उसके अलावा जो है वो साहिवाल गोल्ड है। तो वो काश्त की जा रही हैं और उसका आउटपुट भी अच्छा आ रहा है। फार्मर्स फील्ड पे भी वो काश्त हो रही हैं। अच्छी पैदावार के लिए अच्छी पैदावारी टेक्नोलॉजी का अपनाना ज़रूरी है। और मकई की अच्छी पैदावारी टेक्नोलॉजी क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हम साहिवाल में मौजूद हैं और हमारे साथ मकई काश्त के माहिर डॉक्टर मोहम्मद शोएब साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या स्टेप्स हैं अच्छी पैदावार लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बताएं, ज़मीन की तैयारी करते वक्त किसान को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मकई जो है एक बड़ी सेंसिटिव क्रॉप है। अगर आप इसके हर स्टेप पे ही फोकस करते हैं तो आपको ये भरपूर पैदावार देती है। जब आपने पूछा ज़मीन की तैयारी, तो उसमें 2-3 प्रिंसिपल हैं, असूल हैं जो हमने अपनाने हैं। सबसे पहले ये कि आपकी जो ज़मीन टाइप है, अगर आप उसकी भरपूर पैदावार लेना चाहते हैं तो मैरा से भारी मैरा ज़मीन होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें साल्ट्स की कंसनट्रेशन जो है वो कम होनी चाहिए और वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, सैलिनिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें साल्ट कंसनट्रेशन कम और सैंडी सॉइल नहीं होनी चाहिए। ये बताएं कि जब किसान ने ज़मीन तैयार कर ली तो बेस्ट मॉडल क्या है? प्लेन पे मकई लगाए, छोटे रिजेस पे लगाए, बेड्स पे लगाए? हमारे यहाँ जो है अब मोस्टली मकई जो है कामयाबी से काश्त हो रही है, वो 2 तरीक़ों से हो रही है। एक बेड्स पे हो रही है, जिसमें 3.5 फुट की चौड़ाई के बेड्स हैं, जिसमें एक फरो और एक बेड का टॉप शामिल है। इसके अलावा खेलियों पे काश्त हो रही है। खेलियों की एक साइड पे काश्त होती है, वो तकरीबन 2.25 से 2.5 फुट की खेलियाँ अगर बना ली जाएँ तो ये ऐसे तरीक़ों से एक तो ये है कि एयर सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। दूसरे नंबर पर ये है कि पानी का जो हमारा उसका जो ज़रूरत है वो भी कम होती है। बीज के चुनाव में किसान को कहाँ क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? बीज का चुनाव मकई जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी सेंसिटिव क्रॉप है। अब हाइब्रिड्स जो हैं ये भरपूर पैदावार देते हैं। हाइब्रिड के चुनाव में 2-3 चीज़ों का मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो सीज़न को मद्देनज़र रखना है। जो कंपनीज़ हैं वो सीज़न स्पेसिफिक हाइब्रिड्स दे रहे हैं। ये जो हमारे कोर एरियाज़ हैं, जिसमें साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन है, यहाँ पर जो इसका बेहतरीन वक्त काश्त है वो 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक है। वैसे तो हमारी जो महकमाना सिफारिश है कि हम उसको पूरा आखिर फरवरी तक काश्त कर सकते हैं, लेकिन जितना हम इसको लेट करते जाएंगे, हमारी जो पोटेंशियल है उसमें थोड़ी बहुत कमी वाक़ई होती जाएगी। हमारा जो बेहतरीन वक्त काश्त है वो 25 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक है। काश्त के वक्त कौन सी खाद कितनी मिकदार में डालनी है? हमारे यहाँ जो दरमियानी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, जिसमें ये आप समझ लें कि ऑर्गेनिक मैटर जो है 1 से कम है, वहाँ पे जो है हम तकरीबन 2 बोरी DAP रिकमेंड करते हैं। इसी तरह 2 बोरी पोटाश, तकरीबन 2 से 2.5 बोरी, और जो है 3 से 4 बोरी यूरिया ज़रूरत के तहत हम उसको रिकमेंड करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। साहिवाल रीजन के लीडिंग मकई के किसान चौधरी मोहम्मद जावेद नंबरदार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनका रिकॉर्ड है कि वो 100 मन से ज़ायद लेते हैं फी एकड़ पैदावार। उनसे पूछते हैं कि वो क्या प्रैक्टिसेस करते हैं जो इतनी अच्छी पैदावार आती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताएं कि आम किसान जो है वो 60, 70, 80 मन तक लेता है, आप 110, 20 मन लेते हैं, तो क्या फ़र्क है आपकी प्रैक्टिस में और आम किसान की प्रैक्टिस में? बीज जो है अच्छी कंपनी का
और उसी की वजह से ये जो है ना पैदावार भी बेहतर लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आजकल बड़ा एक अहम मसला है, फाल लश्करी सुंडी अटैक करती है मकई की फसल को और पैदावार कम होती है उससे, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल, ये पिछले 1 साल से ना तकरीबन ये बहुत बड़ा मसला आ रहा था, लेकिन अब ये क्योंकि ज़िम्मेदार को इसकी समझ आ गई है और इसको फौरी कंट्रोल पे इनिशियल स्टेज पे 2 स्प्रे करते हैं। तीसरा, जब ये 4 पत्ते और 6 पत्ते की जब 2 फुट की हाइट हो जाती है, देन हम दानेदार जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो दानेदार आप ये फसल बड़ी हो चुकी होती है, इसके अंदर डालते हैं दाना? ये जो गोब है, ये इसका जो सेंट्रल वाला जो है ये गोब इसमें डालते हैं, ताकि इसी में जो है उसका लार्वा प्यूपा इसी में फलता है, इसी में बड़ा होके इसको जो है ना नुकसान देना शुरू कर देता है। आइए आपको पाकिस्तान में मशीनी साइलेज मुतारफ करवाने वाले बाबा साइलेज हाफिज वसीम मोहम्मद खान के पास लिए चलते हैं। उनसे पूछते हैं कि मकई किस तरह जानवरों की ग़िज़ाई किल्लत को पूरा कर सकती है। जानवरों की भूख साइलेज के जरिए किस तरह मिटाई जा सकती है? मैंने जब 2001 में शुरू किया झंग के अंदर अपना फार्म, तो मैंने एक चीज़ बात देखी कि पाकिस्तान के तमाम जानवर मौसमियाती जो तफावत है कि कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, बहार है, ख़ज़ां है, वो कभी उनको पट्ठे बहुत ज़्यादा मिलते हैं खुराक और कभी बिल्कुल नहीं मिलते। तो लिहाजा जब वो खुराक ज़्यादा मिलती है तो उनकी पैदावार बढ़ जाती है, और जब पैदावार कम होती है तो वो बीमार भी होते हैं और उनके बच्चे भी वो फेंक दिए जाते हैं। और ये तमाम मसाइल जो है ये उस खुराक की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से है। तो लिहाजा ये आइडिया चूँकि मैंने इंटरनेशनली देखा था, मैंने किया भी था, तो ये आकर मैंने इंट्रोड्यूस किया। किसान फ्रेश मकई भी काट कर जानवरों को डालता है और एक किसान साइलेज जानवरों को डालता है, तो दोनों में न्यूट्रिशनल वैल्यू में क्या फ़र्क है, फ्रेश में और साइलेज में? अच्छा, इसमें ये जो आपने सवाल है ये $multi-million क्वेश्चन है। मैं फ्रेश क्यों डालूं और मैं साइलेज क्यों डालूं? अब मैं फ्रेश डालूंगा, नंबर 1 तो सारे एकड़ को मैं एक दिन नहीं काट सकता। मैंने उतना ही काटना है जितना मुझे आज की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आज जो मैंने काटा है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ और होगी, कल परसों चौथ जो मैं काटूंगा ये न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक लेवल पर आकर फिर घटना शुरू हो जाएगी। लेकिन साइलेज मैंने एक दिन में ही काटा है। अब ये जो भी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये थ्रू आउट मुझे वही मिलेगी। जी सर, बहुत शुक्रिया। अल्टीमेटली जो साइलेज है वही लाइफ स्टॉक की भूख ख़त्म कर सकता है। मकई आज भी पाकिस्तान का फ़ख्र है। हम बड़ी अच्छी पैदावार ले रहे हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ सुंडियां और बीमारियां हमारे साइंसदानों के कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। मकई की फसल के दीगर नुकसानदेह हशात के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस वक्त हम एक प्लांट एंटोमोलॉजिस्ट अमजद खान के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से नुकसानदेह कीड़े हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। फाल लश्करी सुंडी, उसकी पहचान क्या है और उससे किसान कैसे फसल को बचा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये लश्करी सुंडी 2020 में पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई थी सरकारी तौर पे, और इसको किसानों में ये फाल आर्मी वर्म के नाम से भी मशहूर है। शुरू में ही ये पत्तों को खाती है, फिर ये जब कोंपल बनती है तो पौधे की कोंपल के अंदर चली जाती है, उसको अंदर ही अंदर से खाती रहती है और पत्तों को जो नए पत्ते निकलने वाले हैं वो बिल्कुल टुंड मुंड नज़र आते हैं। और इस तरह इसका सीवियर अटैक हो तो ये पूरी फसल ही आपको टुंड मुंड नज़र आएगी, यानी पत्ते खाए हुए नज़र आएंगे। ठीक है सर, ये बताएं कि इसका इलाज क्या है? देखिए जी, जब शुरू में आई तो हम भी थोड़ा सा खौफजदा हो गए थे कि ये नया कीड़ा है, इसको कैसे करना है। तो हमने इमरजेंसी में जो कुछ इंसेक्टिसाइड बायोएसे करके तो किसानों को नैम उनके दे दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किसानों में इतने ज़्यादा चले कि अब वो किसान खुद भी उस पर डिफरेंट फार्मूलेशंस बना रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। हम उसको मना कर रहे हैं। किसान को हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा खेतों में जाना चाहिए, उसको बगौर देखना चाहिए। अगर पत्ते खाए हुए नज़र आते हैं या बीच में विंडो पैन्स बने हुए हैं तो फ़ौरन स्प्रे की तरफ जाना है, क्योंकि इसका ETL लेवल जो है एट अपीयरेंस ही है हमारे कंट्री में। प्रिकॉशन बता दूं किसानों को जो इंतहाई ज़रूरी है, कभी भी कोई स्प्रे या ग्रैन्यूल्स की एप्लीकेशन जो करनी है आप लोगों ने कभी भी फर्स्ट टाइम नहीं करनी, मॉर्निंग में नहीं करनी, आप असर के बाद करें जो भी करना है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो मकई की ख़तरनाक सुंडियां हैं उनसे जान छुड़ा ली जाएगी। दुनिया में मकई की पैदावार का रिकॉर्ड 270 मन फी एकड़ है। पाकिस्तान में किसान 100 मन के करीब ले रहे हैं।
मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे ननकाना साहिब, जहां एक प्रोग्रेसिव फार्मर सरदार बाबर फरीद फी एकड़ 170 मन पैदावार लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक अहम सवाल कि जिस ज़मीन में मकई काश्त करनी है उसकी नौयत, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। तो किसान भाइयों, ऐसी ज़मीन जिसमें आप मकई काश्त करना चाह रहे हैं उसका पीएच 6.5 से 7.5 के दरमियान होना चाहिए। इसके अलावा जो पानी ज़मीन को लगाया जाएगा उसका TDS 500 से कम होना चाहिए और उसका पीएच भी 8 तक होना चाहिए। मकई की फी एकड़ पैदावार पाकिस्तान में एवरेज 100 मन तक है और 120-30 वाले किसान भी हैं, लेकिन आज हम सरदार बाबर फरीद साहब के पास जड़ावाला में पहुंच चुके हैं जिनकी फी एकड़ पैदावार 170 मन है। उनसे आज हम राज की बातें उगलवाते हैं कि 170 मन उन्होंने कैसे ली और हमारा किसान 100 मन क्यों ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इतनी खूबसूरत क्रॉप जो है वो आपने हमें दिखाई और मुझे पता चला कि आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर प्रैक्टिस करके ये इतनी अच्छी क्रॉप ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी बहुत अर्ली कि हम एक सर्टेन लेवल के ऊपर हम एक एवरेज ले सकते हैं। उसके बाद जब तक हमारी ज़मीन में वो बायोलॉजिकल्स नहीं होंगे हम वो एवरेजेस नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, हमारे किसान को शायद बायोलॉजिकल की समझना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें बायोलॉजिकल का आपसे क्या मतलब है ज़मीन में। देखिए जी, उसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फंगस। तो उसमें जिस तरह आप ये चीज़ें डालते हैं आपकी सॉइल जो है वो रिस्पॉन्स भी बेहतर करती है, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस से वो आपको बचाती है। किसान जो अच्छी पैदावार लेना चाहता है उसको स्टेप वाइज क्या आप किस तरह गाइड करेंगे, वो किस तरह अच्छी पैदावार ले? सबसे ज़रूरी है कि वो किसान इवन इमरजेंस पे काम करे, यानी यकसा उगाओ। जब तक यकसा उगाओ नहीं होगा आप जो मर्जी कर लें आपकी एवरेज नहीं निकलेगी, एक छली छोटी होगी एक बड़ी होगी। यकसा उगाओ के लिए क्या करना चाहिए? आपकी लेवलिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो हाथ की लेबर है वो यकसा उगाओ नहीं करवा सकती। आपकी हमेशा वो मैकेनिकल चीज़ से होगी क्योंकि उसकी ही डेप्थ उतनी जाएगी, वो उतनी डेप्थ के अंदर उसको सीड लगाएगा, फिर ही वो उस टाइप की आप चीज़ ले सकते हैं। यानी बीज जो है वो हमें प्लांटर से लगाना? जी एब्सोल्युटली, बगैर प्लांटर के आप बहुत मुश्किल है। बात क्या अहम चीज़ है, सीज़न क्या है अच्छी पैदावार लेने के लिए, बीज का चुनाव कैसे करें, नीचे खादें कौन सी डालें? देखिए जी, आपको बीज तो तकरीबन जो भी आपके मल्टीनेशनल हैं ये तकरीबन 5-10 मन का फ़र्क है, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसका जो टाइमिंग है, मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जब आपका सॉइल टेम्परेचर आपके 2 इंच का 10 डिग्री से ऊपर हो, एक बार सुबह आप चेक करें, एक बार शाम चेक करें, उसकी एवरेज 10 डिग्री से जिस दिन आपको 3 दिन ऊपर मिले तो आप मक्की लगाना शुरू कर दें, वो बेशक जनवरी 1 हो या वो जनवरी 20 हो। तो ये मेरा कुलिया है। यानी ज़मीन के 2 इंच नीचे का दर्जा हरारत जब 10 डिग्री हो जाए तब आपका बेहतरीन टाइम है। जी BOP जो है वो हमारी बायो ऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो हम अपने फार्म पे ही रॉक फॉस्फेट मंगाते हैं और उसको वो हम ट्रीट करते हैं बैक्टीरिया, फंगस और गोबर से, मन्योर से। तो वो जब हम करते हैं तो वो हमारी फॉस्फोरस जो है वो 30 दिन में हमारी फॉस्फोरस बड़ी ज़बरदस्त उसकी बन जाती है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे फार्मर्स के साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि फार्मर इन पर अमल करके अपनी पैदावार को 100 से आराम से 150 मन तक ले जा सकता है। मकई के बीज के बारे में मज़ीद जानने के लिए हम इस वक्त इदारा बराए तहकीक मकई साहिवाल पहुंच चुके हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं आमिर गनी साहब। आमिर गनी साहब ब्रीडिंग एक्सपर्ट हैं बीज के, उनसे पूछते हैं कि अच्छा बीज जो है वो क्या किरदार अदा करता है अच्छी फसल के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बीज जो है वो बुनियादी किरदार अदा करता है किसी फसल की अच्छी पैदावार के लिए। सबसे पहले जब हम बीज खरीदते हैं तो हमें चाहिए कि बीज खालिस नस्ल हो, वो प्योर हो, जहाँ से हम बीज लिया जाए वो उसकी पूरी छानबीन कर लें।
ताकि वो किस्में उसमें किसी दूसरी वैरायटी का बीज ना मिक्स हो। तो इसलिए मकई के लिए जो है हम सबसे पहले यहाँ पे ब्रीडिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, जिसमें हम सबसे पहले इनबर्ड लाइन्स डेवलप करते हैं। इनबर्ड लाइन डेवलपमेंट का एक प्रोसीजर है जो तकरीबन 4 से 5 साल लेता है। अब तक हम कितने हाइब्रिड बीज प्रोड्यूस कर चुके हैं पाकिस्तान में? अभी तक जो हमारे अदारे ने हैं 21 हाइब्रिड जो है रजिस्टर करवा चुका है, और इसमें से जो पिछले 2021 में 2 साल पहले 5 हाइब्रिड रजिस्टर हुए हैं। अच्छा, आपने ये जो सारा ट्रायल लगाया हुआ है, ये हमें नज़र आ रहा है, इसका क्या प्रोसीजर है, यहाँ तक कैसे पहुँचे और इससे आगे कैसे जाएंगे? ये ट्रायल हमारी 2 इनबर्ड लाइन्स लगी हुई हैं, मेल और फीमेल। ये हमारा सीड प्रोडक्शन ब्लॉक लगा होगा, इसमें ये। लेकिन अभी तो न्यूट्रल है, अभी मेल फीमेल नहीं है। मेल फीमेल अब कब डिक्लेयर करेंगे? जब ये टेस्टिंग पे फसल आ जाती है, जब इसका वो मेल पार्ट टेसल निकल आता है, तो जो फीमेल है उसको हम टेसल उसका डी टेसल कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं टेसल निकलने से पहले। यानी सारे पौधे मेल होते हैं, जब आप उसको डी टेसल करेंगे, ऊपर उसके जो फूल सा निकलता है उसको तोड़ देंगे तो वो फीमेल पौधा बन जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। बीज बुनियादी किरदार अदा करता है अच्छी पैदावार में। अगर अच्छा बीज होगा तो आपकी पैदावार स्टैंडर्ड के मुताबिक आएगी, अदरवाइज किसान जो है वो अपने खर्चे ही मुश्किल से पूरे करेगा। हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने में कितनी संजीदा है, ये जानने के लिए आपको पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर हसीब अनवर के पास लिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं। मकई की फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत यूरिया खाद की है। हमारी बदकिस्मती देखिए, हमें जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ उसी टाइम मार्केट से शॉर्ट कर दी जाती है। इस टाइम यूरिया का कंट्रोल रेट 2450 रुपये है, लेकिन मार्केट में वही यूरिया 3000, 3100, 3200 में अवेलेबल है। ये 500-600 रुपया जो माफिया कमा रहा है, एक एक ज़िले के अंदर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बोरी यूरिया इस्तेमाल होती है। अगर इसको आप 500 रुपये के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लें तो ये अरबों रुपए में पैसा जाता है। ये अरबों रुपया किसान की जेब से निकलकर माफिया की जेब में जा रहा है। किसान बेचारा आटे की लाइन में लगे या वो यूरिया की लाइन में लगे। हमारे साथ इस वक्त एक लीडिंग मकई के किसान चौधरी असद सईद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मकई का किसान किन मसाइल का सामना कर रहा है। जी, मकई का किसान सबसे पहले तो बीज का सामना कर रहा है, उसकी मुश्किल का कि 2 कंपनियों की पाकिस्तान में मोनोपोली है। बीज वो महंगा भी देते हैं और प्रॉपर मार्केट में बीज ना होने की वजह से बीज ब्लैक भी मिलता है। अच्छा, किसानों को पूरी तरह अगर फैसिलिटेट किया जाए, सहूलियात दी जाएं, तो आप क्या समझते हैं मकई में हम क्या इनकलाब ला सकते हैं? देखिए, अगर किसानों को अच्छा बीज मिले तो हम भी अपना अमेरिका की तरह, हम भी दूसरे ममालिक की तरह मक्की की बीज जो है, अपना फसल जो है मक्की की, उसको हम भी बड़ी टॉप तक लेके जा सकते हैं। खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में मकई की अच्छी पैदावार ली जा रही है। प्रैक्टिसेस को बेहतर करके पैदावार को मजीद बढ़ाया जा सकता है। हमारे यहाँ ज़ेरे काश्त रकबा बहुत कम है। हम मकई सिर्फ 25 लाख एकड़ पर काश्त कर रहे हैं। मकई का ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ाकर इंसानों और हैवानों की खुराक की कमी को पूरा किया जा सकता है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद हफ्ता भर की अहम ज़रूरी खबरें और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ज़री हालात हाज़ा पर बात करने के लिए इस वक्त साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब, शुक्रिया। फरमाइएगा कि पाकिस्तान आर्मी 45,000 एकड़ पर ज़राअत करने जा रही है, कॉर्पोरेट फार्मिंग करने जा रही है, क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की ज़राअत पर? बिन्यामिन साहब, बहुत शुक्रिया। ऐसे है कि ये इंतहाई गलत एक फ़ैसला लिया जा रहा है। इसमें बहुत सी लीगल कवाहतें हैं। एक तो निगरान हुकूमत जो सी पंजाब की है, वो अपनी निगरान हुकूमत की हैसियत से ऐसा कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। इसके लिए आपको कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होती है मुस्तकिल हुकूमत की। दूसरी बात ये कि आर्मी को अपने जो आर्मी से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इक़दामात हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को या कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। और मैं इसमें रिकमेंड करूँगा कि जितनी भी ये ज़मीन जो पंजाब के 3 अजला में ली गई है 45,600 एकड़, इस पर बेहतर है कि बेरोज़गार ज़री ग्रेजुएट्स को इसमें एक मरबा ज़मीन देके उनको फुल इक्विप किया जाए
और उनको इंक्यूबेशन सेंटर बना दिया जाए। साइम साहब, ये ऑलरेडी ज़री ग्रेजुएट्स को भी ज़मीनें दी गई थी, उनका भी कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। देखें 2010 में शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ पंजाब में ये कदम उठाया था और 1800 कुछ ज़री ग्रेजुएट्स को 10 एकड़ फी ज़री ग्रेजुएट के हिसाब से रकबा दिया गया था। वो एहसन इक़दाम था, लेकिन वो क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो गया। उसमें यह था कि हम आपको बेरोज़गार ज़री ग्रेजुएट्स को जो बेआबाद रकबे हैं वो देंगे, उसके साथ उनको लोनिंग देंगे, इक्विपमेंट देंगे, उनको आबाद कर सकें। उनको रकबे अलॉट कर दिए गए और इसमें ये शर्त था कि 10 साल बाद वो रकबा जो सा होगा उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। ना उनको किसी किस्म की लोनिंग की दी गई, ना उनको इक्विपमेंट्स दिए गए, ना उनको किसी किस्म की फैसिलिटीज़ दी गई। उनसे 10 साल फ़ीस चार्ज की गई बाकायदा, इसके रेंटल चार्जेस लिए गए और आज 10 साल के बाद उनको ज़मीन भी नहीं दी जा रही। बल्कि बहुत सी ज़मीन जिस तरह तोनसा वगैरह में तो सियासी जो से आपके कैसरानी कबाइल उनके कब्ज़े में है, वो दे ही नहीं रहे। सर, अक्सर इलाकों में बारिश, आंधी और तूफ़ान की वजह से गंदम गिर गई है, यानी लॉजिंग हो गई है, तो उसका क्या बेहतर इंतजामात किए जाएँ कि किसान नुकसान से बच सकें? बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि इलाकों में शदीद बारिश हुई, वहाँ पे लॉजिंग हो गई। जहाँ पर हल्की बारिश हुई वहाँ गंदम को फ़ायदा हुआ, लेकिन शदीद बारिश और तूफ़ान से, आंधी से गंदम गिर गई। और उसका तरीकाकार ये है कि आप जो फार्मर है उसको इंतज़ार करें और जैसे ही इसको धूप लगेगी तो ये गंदम ना तकरीबन आप समझ लें कि 1-1 फुट उठ जाएगी, यानी कि बजाय ये जो मुकम्मल गिरी हुई है तो ये ऐसे तरछी उठ जाएगी। उस वक्त इसके ऊपर जब ये उठ जाए और इसका रुख सूरज की तरफ हो जाएगा, उस वक्त ऐसा करें कि इसके ऊपर पोटाशियम नाइट्रेट और अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाएं, ताकि ये अपनी ग्रोथ को पत्तों के ज़रिए खुराक जज़ब करके कंटिन्यू रख सके और ये पक जाएगी। इसमें इतना नुकसान नहीं होगा। इस तरीक़ाकार पे अमल करेंगे तो नुकसान सिर्फ 10 से 12% रह जाएगा। साइम साहब, छोटी गाड़ियों के ऊपर हुकूमत ने पेट्रोल की मद में 50 से 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। तो हमारे पास छोटे किसान भी हैं, उनका डेटा भी है गवर्नमेंट के पास, उनको फ़ी लीटर 50 रुपये, 100 रुपये डीजल के ऊपर सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही? देखें, ये बहुत ही अहसन तरीक़ाकार होगा। पाकिस्तान में इस वक्त 87.5% जो फार्मर है उसका रकबा 12.5 एकड़ से कम है और वो छोटे काश्तकार में शुमार होता है। तो हुकूमत के पास उनका तमाम डेटा मौजूद है। बहुत से प्रोग्राम किए गए थे, ग्लोबल गैप वगैरह, जिसके ज़रिए एक एकड़ का डेटा इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है। हुकूमत को चाहिए कि छोटे फार्मर्स को उन कार्ड बना के दे और उनका ट्रैक्टर, उसमें ID कार्ड नंबर, ट्रैक्टर नंबर रजिस्टर्ड हो, उस कार्ड के ज़रिए वो अपनी फसलों के लिए सब्सिडाइज डीजल ले सकें और अपनी पैदावारी साइज में इजाफा कर सकें। साइम साहब, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 20% पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस करते हैं हम गंदम का, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस खाली गंदम का नहीं है, हम तमाम फसलों का करते हैं। और बल्कि अगर हम पेरिशेबल आइटम में जाएं जिसमें आपके टमाटर या आपके स्ट्रॉबेरी आती है या आपके खुबानी वगैरह आती है, उसमें ये लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका सबसे आसान तरीका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है। मसलन हम इसमें अब क्या कर सकते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर का इजाफा करें, थ्रेशर के बजाय कंबाइन हार्वेस्टर से कटिंग करें। सर, हमारे पास जो कंबाइन हार्वेस्टर आ रहे हैं वो 40 साल पुराने हैं और हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है इम्प्लीमेंट इंपोर्ट करने की। जितना मर्जी पुराना, गाड़ी 3 साल से पुरानी नहीं इंपोर्ट कर सकते। बाकी जो ज़री मशीनरी है वो जितनी मर्जी पुरानी इंपोर्ट कर लें, तो पुरानी मशीनरी जब यहाँ आती है तो उसके बाद वो फिर जाहिर है लॉस होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग। देखिए, ये जो मशीनरी पाकिस्तान में आ रही है दुनिया में मतरूक कर दी गई है। अब तो ऐसी मशीनरी आ रही है जिसका मकसद ये था कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम से कम हो सकें और आपकी ज़मीन जो सी है वो ज़ीरो टिलेज के ज़रिए दोबारा काश की जा सके ताकि वक्त भी बचाया जा सके। तो इसमें हुकूमत को चाहिए कि एक तो इसमें फाइनेंसिंग करवाए इन इक्विपमेंट्स के लिए, दूसरा कोऑपरेटिव फार्मिंग का कंसेप्ट लेके आए कि एक गांव के अंदर अगर 2 आपके कंबाइन हार्वेस्टर आ जाए तो पूरे गांव की वो फसल काट सकेंगे, हार्वेस्ट कर सकेंगे। जी, इंडिया में बड़ी कामयाबी से ये मॉडल चल रहा है। सैम साहब, हमारे साथ इस वक्त असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा हफ्ता मौसम कैसा रहेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बेनियामीन। मौसम की सूरत हाल आने वाले हफ्ते के दौरान कुछ इस तरह रहेगी। पंजाब में बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश होगी, लेकिन जो इस्लामाबाद, पोठवा रीजन, सरगोदा, गुजरांवाला और लॉर्ड डिवीज़न में मूसलाधार बारिश के भी इम्कान है। इसमें तेज़ हवाओं के साथ ओले, कहीं ओले पड़ने का भी इम्कान है। सिंध की बात की जाए तो कराची समेत पूरे सिंध में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश होगी, जबकि जो शुमाली बलूचिस्तान है जिसमें ज़ोब, किला सैफुल्ला, कोयटा वगैरह, इनमें मूसलाधार बारिश का इम्कान है। केपी में मॉडरेट बारिशें होगी। उसमें जो शुमाली केपी है उसमें मालकन डिवीज़न, मर्दान, पेशावर, इसमें मूसलाधार बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश आने वाले वीक के दौरान हो सकती है।
जी असलम साहब, जो दर्जा हरारत है मुख्तलिफ इलाकों में, वो कितना रहने के इम्कान हैं? जी, अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस्लामाबाद में डे टाइम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कोयटा में 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। गिलगित में मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। साइंस फरमाइएगा क्या हालात होंगे ज़राअत के? देखिए, इस वक्त तो ये सूरत हाल है कि बारिशों का एक नया सिलसिला बहुत ताकतवर स्पेल आने वाला है और ये गंदम की फसल के लिए या मकई की फसल के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और जिन इलाकों में ज़्यादा बारी हो जाए, जैसे कि पिछले हफ्ते मंडी बहाउद्दीन में हुई, मुल्तान में हुई, तो वहाँ तो मुकम्मल तबाही आ जाएगी। मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि मंडी बहाउद्दीन और मुल्तान के जिन अजला में, जिन इलाकों में ज़्यादा बारी से फसलें तबाह हुई हैं, उनको आफत ज़्यादा करार दिया जाए और किसानों के तमाम नुकसानात का अजाला किया जाए। बाकी हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये क्लाइमेटिक चेंज है जिसकी वजह से ये सारे हालात हो रहे हैं कि आपके मंडी बहाउद्दीन इस वक्त आपका मरी का नज़ारा पेश कर रहा था। तो इस क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इसको एड्रेस खाली सेमिनार्स में ना किया जाए, बल्कि इसको पूरी एक मजबूत पॉलिसी बनाकर फार्मर्स तक इसको जाया जाए, रूट जोन तक, कि क्लाइमेट चेंज क्या है, हमारा क्रॉप कैलेंडर कैसे चेंज हो चुका है, हमने इसको आने वाले वक्तों में कैसे इसको कवर करना है। साइम साहब, इसके अलावा ये फरमाएं कि जिन इलाकों में बारिश होने के इम्कानात हैं, कौन कौन सी फसलें हैं जिनको किसान पानी ना लगाए? देखिए, इस वक्त तो बारिश अभी पिछले हफ्ते भी हुई है और अगले हफ्ते फिर बारिश की तवक्को है, बल्कि शायद स्पेल शुरू हो जाए। तो इस वक्त किसान किसी भी फसल को पानी मत लगाए, एहतियात करे, देखे कि क्या कंडीशन होती है, बल्कि अगर ओवर फ्लडिंग हो जाए तो पानी के निकास का अरेंजमेंट करें। जी साहब साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।